नमस्कार, मैं हूं अमृता निमेश जैन और आप देख रहे हैं नादी टीवी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। 2023-24 का आम बजट आज पेश होना है। सीतारमण के पिटारे से उत्तराखंड को खास उम्मीदें हैं। राज्य सरकार और जनता को खास उम्मीदें हैं। आम बजट से उत्तराखंड को काफी उम्मीद है और लगातार देखिए कि जिस तरह से आज 2023-24 का बजट पेश होना है, इसे लेकर देश भर की निगाहें टिकी हुई हैं। केंद्र सरकार के आम बजट पर उत्तराखंड की निगाहें लगी हुई हैं और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज अपने बजट का पिटारा खोलेंगी। उनके पिटारे में उत्तराखंड सरीखे हिमालयी राज्यों को क्या मिलेगा, ये देखना दिलचस्प होगा। सभी की निगाहें इस पर टिकी हुई हैं और फिलहाल प्रदेश सरकार राज्य के जनमानस की बजट से काफी ज्यादा उम्मीदें हैं और जो आम जनता है वो भी लगातार ये आस लगाकर बैठी है कि पिछली बार के जो बजट पेश हुआ था उससे तो राहत नहीं मिली थी, लेकिन इस बार चुनावी बजट है, काफी महत्वपूर्ण बजट है और इस बजट से आम जनता की काफी ज्यादा उम्मीदें और बढ़ गई हैं। चलिए ज्यादा जानकारी के लिए रुक करते संवाददाता सोनू सिंह की। और सोनू, 2023-24 का चुनावी बजट कहा जा रहा है, ये बजट इतना महत्वपूर्ण क्यों माना जा रहा है? और अगर उत्तराखंड की बात की जाए तो उत्तराखंड सरकार क्या कुछ उम्मीद कर रही है इस बजट से? देखिए, चुनाव के लिहाज से वाकई ये बजट बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। सरकार की ये कोशिश होगी, केंद्र सरकार की, कि समाज के हर तबके को, राज्य सरकारों को, खासतौर से आगामी चुनाव को ध्यान में रखते हुए इस बजट को पेश किया जाए। इस बजट में इस तरीके के प्रावधान किए भी गए होंगे संभवतः। ऐसे में अगर हम उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड की न सिर्फ आम जनता बल्कि सरकार भी काफी उम्मीद लगाए हुए बैठी है, क्योंकि उत्तराखंड के जो आय के स्रोत हैं वो सीमित साधन है और ऐसे में सरकार को केंद्र सरकार से काफी उम्मीदें हैं। जो बड़े प्रोजेक्ट हैं खास तौर पर उत्तराखंड के, इसमें दो ऐसे प्रोजेक्ट हैं, एक गढ़वाल मंडल में और एक कुमाऊं मंडल में, जो रेल से जुड़े हुए हैं, रेल परियोजना से जुड़े हुए हैं। इनके लिए बजट का प्रावधान किया जाएगा, ऐसी उम्मीद राज्य सरकार कर रही है। इसके अलावा राज्य उत्तराखंड जो है वो हिमालयी क्षेत्र है और ऐसे में भूस्खलन जैसी जो स्थिति है वो अक्सर उत्तराखंड इसका सामना करता रहता है और आपदा के लिहाज से, भूकंप के लिहाज से जोन 4 और 5 में आता है, संवेदनशीलता के लिहाज से। तो ऐसे में उत्तराखंड को केंद्र सरकार से काफी उम्मीद रहती है। तमाम जो केंद्र पोषित योजनाएं चल रही वो तो चल ही रही। इसके अलावा इसके साथ साथ अगर हम हिमालय राज्यों की बात करें तो हिमालय राज्यों के लिए भी एक विशेष कुछ प्रावधान आज के बजट में हो सकते हैं, जिस तरह की उम्मीद लगा रही है सरकार। और इसके साथ साथ खेती है, कृषि है, बागवानी है, उद्यान का सेक्टर है और जो बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, जो लॉन्ग टर्म की जो परियोजनाएं हैं, उनको प्रोत्साहित करने के लिए, उनको धरातल पर उतारने के लिए भी सरकार उम्मीद कर रही है। वहीं दूसरी तरफ आम जनमानस भी ये आस लगाए हुआ बैठा है कि जो टैक्स के स्लैब्स हैं उसमें बहुत ज्यादा बदलाव नहीं होगा। जो गैस की कीमतों में इजाफा हो रहा है इसमें कुछ कमी देखने को मिलेगी और इसके अलावा जो बैंकिंग सेक्टर से जुड़े हुए लोन जैसी जो व्यवस्थाएं हैं, इनके लोन के जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है ये भी कम होगा। तो तमाम आम जनमानस से लेकर सरकार तक तमाम उत्तराखंड के लोग ये उम्मीद कर रहे हैं कि आज जो बजट पेश हो रहा है इसमें कई ऐसे बजटीय प्रावधान किए जाएंगे जिसमें आने वाले समय में उत्तराखंड को भी कहीं ना कहीं राहत जरूर मिलेगी। बिल्कुल सोनू, जिस तरह से आप जानकारी दे रहे हैं कि इस बजट से कहीं ना कहीं उत्तराखंड को बड़ी राहत मिलेगी, चाहे हम ट्रेनों की बात करें या हिमालयी राज्यों की बात करें, खेती, कृषि, उद्यान और आईटी सेक्टर की बात करें, सभी के दिल की धड़कनें आज काफी बड़ी हुई हैं। और ऐसे में आज जो पिटारा खुलने जा रहा है बजट का और उत्तराखंड के लिए जो बजट पेश होगा, जो ऐलान किए जाएंगे, ये कहीं ना कहीं आने वाले चुनाव के जो नतीजे हैं वो भी तय करेगा। तो क्या लगता है जो आस आम जनता कर रही है उत्तराखंड की, क्या उस पर खरा उतरेगा ये बजट? देखिए, ये जो आपने सवाल उठाया अमृता, ये बहुत अहम सवाल है, क्योंकि चुनाव होने हैं और अगर हम उत्तराखंड की बात करें तो इस साल के अंत में निकाय के चुनाव होने हैं और इसके अलावा आने वाले समय में 2024 में लोकसभा के चुनाव होंगे और लोकसभा का चुनाव राज्य सरकारों के साथ साथ केंद्र सरकार के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है और ऐसे में उस चुनाव को दृष्टिगत रखते हुए इस बजट में तमाम प्रावधान किए गए हैं और उम्मीद भी यही की जा रही है कि भले ही चुनाव की दृष्टिगत रखते हुए बजट में प्रावधान किए गए हों, लेकिन जनता को राहत मिले, सरकार को आर्थिक रूप से राहत मिले और जो लंबी
समय की दीर्घकालीन जो परियोजनाएं हैं उनको आगे बढ़ाने में सरकार को सहयोग केंद्र सरकार से मिले। तो ये उम्मीद की जा रही है कि ये जो बजट होगा इसमें समाज के हर तबके का एक संतुलन बनाने की कोशिश की गई हो, चाहे वो सर्विस क्लास हो, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर से जुड़ा आम जनमानस हो, या फिर वो कारोबारी हो, चाहे वो उद्योग इंडस्ट्री से जुड़े लोग हों। तो उद्योगपति हो, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले हों या सरकारी कर्मचारी हों, या एक समाज का आम नागरिक हो, इसमें तमाम पहलुओं को ध्यान में रखते हुए बजट में प्रावधान किए गए हैं और हर सेक्टर को साधने की कोशिश निश्चित तौर पर इस बजट में की जाएगी। बिल्कुल सोनू, निश्चित तौर पर आज उत्तराखंड को भी एक बड़ी राहत मिलती हुई नजर आएगी। केंद्र सरकार के इस आम बजट पर उत्तराखंड की निगाहें टिकी हुई है और जनता को इस बजट से काफी ज्यादा उम्मीद है। अब देखने वाली बात होगी जब ये बजट का पिटारा खोलेगा तो कितनी जो उम्मीदें हैं वो पूरी होती हैं जनता की, ये भी देखने वाली बात होगी। सरकार ने जो उम्मीद की है सरकार से वो कितनी पूरी होती है, ये तो कुछ ही देर में फैसला हो जाएगा। चलिए बने रहिए सोनू, अब हमारे साथ आपसे और जानकारी हम लेंगे अगली खबरों पर। चलिए बात करते हैं अगली बड़ी खबर के लिए, जहां आने वाले चुनावों को लेकर बीजेपी पूरी तरह से तैयार है। उत्तराखंड बीजेपी जिला स्तरीय कार्य समिति की बैठक होगी, मंडल स्तरीय कार्य समिति की भी बैठक होने जा रही है, जल्द होगी जनपद स्तरीय कार्य समिति की बैठक। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे, उत्तराखंड बीजेपी जिला स्तरीय कार्य समिति की अब बैठक होगी। हमने देखा था लगातार बैठकों का दौर शुरू है बीजेपी में और अब एक बार फिर कार्य समिति की बैठक होगी, इसमें कई तरह के निर्णय लिए जाएंगे। आने वाले समय को लेकर जिस तरह से जो योजनाएं हैं किस तरह से जनता तक पहुंच रही हैं उसको लेकर भी चर्चा की जाएगी। तो तमाम मुद्दे ऐसे हैं जिसे लेकर इस बैठक के दौरान विचार विमर्श किया जाएगा। किस तरह से जमीनी स्तर पर जो कार्यकर्ता हैं काम कर रहे हैं, किस तरह से पकड़ मजबूत बनाई जाए जनता के बीच में, लगातार इन सभी मुद्दों को लेकर बातचीत की जाती है। और एक बार फिर अब बीजेपी जिला स्तरीय कार्य समिति की बैठक होने जा रही है और इसमें तमाम मुद्दे होंगे जिन पर चर्चा की जाएगी। चलिए एक बार फिर रुक करते संवाददाता सोनू की ओर। सोनू, उत्तराखंड बीजेपी जिला स्तरीय कार्य समिति की बैठक होने जा रही है, क्या कुछ जानकारी? देखिए अमृता, जैसे कि आपने स्वयं जिक्र किया है कि आगामी चुनाव को दृष्टिगत रखते हुए बीजेपी अपने संगठन को और मजबूत करने की कोशिश कर रही है और एक पार्टी के कार्यकर्ता से लेकर प्रदेश स्तर और प्रदेश स्तर से लेकर केंद्रीय नेतृत्व तक लगातार बैठकों का दौर जारी है। हाल ही में केंद्रीय कार्य समिति की बैठक हुई जिसमें उत्तराखंड के तमाम दिग्गज नेता जो कार्य समिति के सदस्य हैं वो शामिल हुए और उनको एजेंडा भी दिया गया है कि आगे संगठन को कैसे मजबूत करना है, सरकार और संगठन का किस तरीके का तालमेल उत्तराखंड में बना करके रखना है। इसके बाद अब फिर प्रदेश स्तर की कार्य समिति की बैठक हुई जिसमें एक रोड मैप तैयार किया गया कि आने वाले समय में पार्टी के किस तरह के कार्यक्रम होंगे, कैसे आम जनमानस तक पार्टी के कार्यकर्ता पहुंचेंगे, सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को पहुंचाएंगे, संगठनात्मक स्तर पर पार्टी को कैसे मजबूत करना है। और अब चूंकि केंद्र की और प्रदेश स्तर की कार्य समिति की बैठक हो चुकी है, अब जिला स्तर की और मंडल स्तर की कार्य समिति की बैठक की जल्द ही तिथि घोषित कर दी जाएंगी और जिले से नीचे एक बूथ स्तर तक का जो पार्टी कार्यकर्ता है वो कैसे संगठन को मजबूत करेगा, आने वाले समय में संगठन की इस मजबूती का फायदा किस तरीके से पार्टी को मिल सकेगा और सरकार केंद्र में बीजेपी की बन सकेगी, इस पर फोकस होगा। पन्ना प्रमुख हो गए, ब्लॉक प्रमुख हो गए हैं, बूथ स्तर के कार्यकर्ता हो गए हैं, जिला स्तर के पदाधिकारी हो गए, मंडल स्तर के पदाधिकारी हो गए, तमाम ऐसे पार्टी के कार्यकर्ता हैं जिनको एक टारगेट दिया जाएगा, एक समय सीमा निर्धारित की जाएगी आने वाले चुनाव तक की और उसके बाद ये उम्मीद की जाएगी कि ये अपनी जिम्मेदारियों का ठीक से निर्वहन करें और इसके परिणाम जीत के रूप में आने वाले समय में 2024 में बीजेपी को जरूर मिले, ऐसी उम्मीद की जा रही है पार्टी के स्तर से। बिल्कुल सोनू, लगातार जो बीजेपी है सक्रिय नजर आ रही है आने वाले चुनावों को लेकर, लोकसभा चुनाव के लिए जिस तरह से पार्टी अपनी सक्रियता दिखा रही है। इससे पहले 2 दिवसीय प्रदेश कार्य समिति की बैठक हुई थी और अब जो बैठक होने जा रही है जिला स्तरीय की बैठक है। जिस तरह से हमने देखा था पिछले दिनों कार्य समिति की बैठक के दौरान एक रोड मैप तैयार किया था कि आने वाले दिनों में किस तरह से कार्यकर्ताओं को मजबूत किया जाए और इसके साथ ही संगठनात्मक स्तर पर कैसे पार्टी को मजबूती देना है, ये भी विचार किया गया था और रणनीति बनाई गई थी कि आखिर जन जन तक कैसे जो सरकार के द्वारा योजनाएं चलाई जाती है वो उन तक पहुंचे, उन्हें इसका पूरा भरपूर लाभ मिले। इसे लेकर रोड मैप तैयार किया गया और आने वाले दिनों में अब जिस तरह से बीजेपी का प्रदर्शन रहने वाला है उसे लेकर बीजेपी जिला स्तरीय कार्य समिति की बैठक करेगी और इस बैठक के दौरान आने वाले चुनावों को लेकर रणनीति बनाई जाएगी। चलिए सोनू, बात करते हैं अगली खबर की।
चलिए बात करते हैं अगली बड़ी खबर की, जहां पे 38 गैंगस्टर की संपत्ति अब जब्त की जाएगी। 38 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति अब जब्त होगी। अपराध कर अर्जित की गई ई संपत्ति को भी जब्त किया जाएगा। तो देखिए, उत्तर प्रदेश की तर्ज पर अब उत्तराखंड में भी इसका असर देखने को मिल रहा है। अब जो गैंगस्टर है, बदमाश हैं, उनकी मनमानी यहाँ पर नहीं चलेगी। गुंडागर्दी किसी भी प्रकार की उत्तराखंड में अब चलने नहीं देगी सरकार। एक कड़ा कदम यहाँ पर सरकार उठाती हुई नजर आ रही है। 38 गैंगस्टर की जो संपत्तियां हैं वो अब जब्त कर ली जाएगी। चलिए एक बार फिर रुक करते संवाददाता सोनू की ओर। सोनू, अब उत्तराखंड की तर्ज पर ही उत्तर प्रदेश की तर्ज पर अब उत्तराखंड में भी देखा जा रहा है, गुंडागर्दी बर्दाश्त नहीं होगी। बिल्कुल सही कह रहे हैं अमृता आप। चूंकि पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद नजर आ रही है और जो आपराधिक प्रवृत्ति के खास तौर से जो लोग हैं उन पर पुलिस की पैनी नजर है और पुलिस ने इसी को दृष्टिगत रखते हुए अभियान की शुरुआत की थी। और इस अभियान के तहत अभी फौरी तौर पर जो पुलिस की जांच पड़ताल आगे बढ़ पाई है, उसमें काफी संख्या में जो अपराधी हैं जिनको पुलिस ने नजर चयनित किया हुआ है, ऐसे अपराधियों में से अभी 48 ऐसे गैंगस्टर हैं जिनकी 38 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति को जब्त करने का पुलिस ने खाका तैयार कर लिया है। और इसमें अलग अलग अपराधियों की अलग अलग स्तर पर जो संपत्ति है उसको जब्त किया जाएगा। जांच पड़ताल आगे भी की जा रही है। इसमेमें कुछ जो नशाखोरी से जुड़े हुए अपराधी हैं उनकी भी संपत्ति को जब्त किया गया है, कुछ लाख की संपत्ति है। और इसके अलावा 791 ऐसे अपराधी हैं जिनको गिरफ्तार किया जा चुका है। और अभी और कौन कौन ऐसे अपराधी हैं जिनको गिरफ्तार किया जाना है, इसकी जांच पड़ताल की जा रही है। हम ये कह सकते हैं कि आने वाले समय में जिन्होंने अपराध की दुनिया में एक तरीके से इलीगल संपत्ति को उन्होंने अर्जित किया है, इस संपत्ति को अब पुलिस विभाग जब्त करेगा और ये संपत्ति सरकार में निहित कर दी जाएगी। जी अमृता। बिल्कुल सोनू, अब जो गुंडागर्दी थी वो तक उत्तराखंड में नहीं देखने को मिलेगी। कहीं ना कहीं इसमें कमी आएगी, क्योंकि जिस तरह से सरकार ने अब ये पहल की है, पुलिस प्रशासन की ओर से जो पहल की जा रही, कहीं ना कहीं जो बाकी बदमाश है उन्हें भी सबक मिलेगा। बनी रहिए सोनू हमारे साथ, आपसे और जानकारी हम लेंगे। नशाखोरी से जुड़े अपराधी जो है उनकी संपत्ति जब्त की जाएगी। इसके साथ ही जिन्होंने इलीगल तरीके से संपत्ति इकट्ठा की है, पुलिस उनकी संपत्ति जब्त करेगी और उसके बाद सरकार इस संपत्ति की नीलामी करेगी। चलिए बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। ऑल वेदर रोड के कार्य से पीपल कोटी के घरों में दरारें पड़ गई हैं। निर्माण कार्य से निचले हिस्से में भूस्खलन हो रहा है। गोडरा गांव के नीचे वाले क्षेत्र में भूस्खलन देखा जा रहा है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देखिए, जोशीमठ के बाद अब और चुनौती जो है सरकार के सामने आ गई है। ऑल वेदर रोड के कार्य से पीपल कोटी के घरों में दरार पड़ना शुरू हो गई है। निर्माण कार्य से निचले हिस्से में अब भूस्खलन देखने को मिल रहा है और जो वहां पे लोग रह रहे रहवासी हैं उनके लिए एक बड़ी मुसीबत, एक बड़ा संकट सामने आ रहा है। चलिए एक बार फिर इस खबर को समझने का प्रयास करते, जानकारी लेते हैं संवाददाता सोनू से। सोनू, ऑल वेदर रोड के कार्य से पीपल कोटी के घरों में अब दरारें पड़ने लगी हैं। सरकार के सामने एक और बड़ी चुनौती। देखिए, एक तरफ जो जोशीमठ है, जोशीमठ में जो दरारें आई हैं, इन दरारों के खौफ के मामले को संतुलित करने की कोशिश कर रही है सरकार। पूरा सिस्टम इसमें लगा हुआ, मुख्यमंत्री मॉनिटरिंग कर रहे हैं। और दूसरी तरफ जिस स्थान को विशेषज्ञों की रिपोर्ट के आधार पर ही हाल ही में सरकारी मशीनरी ने चयनित किया था कि इन जोशीमठ के प्रभावित लोगों को इस जगह पर इनका पुनर्वास कर दिया जाए। पीपल कोटी का ही ये जुड़ा हुआ एक इलाका है, जो एक देव स्थान तोक, पहाड़ में कुछ क्षेत्रों को तोक बोला जाता है, तो तोक वाला इलाका है। ऐसे में जो गांव है, गांव के पास के जो मकान है उसमें दरारें देखी जा रही हैं। और अब जो इस गांव के परिवार हैं, इसमें नगर पालिका के अध्यक्ष भी शामिल हैं, वो ये मांग कर रहे हैं कि या तो ट्रीटमेंट किया जाए या इसका उचित मुआवजा दिया जाए। तो एक तरफ तो जोशीमठ और उसके कुछ ही दूरी पर पीपल कोटी वाला जो इलाका है, इसमें भी दरारें देखी जा रही हैं। और इसकी वजह जो माना जा रहा है फौरी तौर पर, चूंकि जो हिल की कटिंग है वो हो रही थी और 2019 में इस एरिया में ऑल वेदर रोड का कार्य शुरू हुआ था। तो जो पहाड़ की कटिंग की जा रही थी, तो उस दौरान ये दरारें आई और भूस्खलन की स्थिति अभी भी लगातार बनी हुई है। तो ऐसे में लोगों में नाराजगी भी दिख रही है और सिस्टम के लिए एक चुनौती भी हो रही है कि जोशीमठ की भी स्थिति को पूरी तरह से कंट्रोल नहीं कर पाया और उसके पास के क्षेत्रों में फिर से दरारें देखने को मिल रही। तो अब ये देखना होगा कि लोगों की नाराजगी कैसे शांत करेगा ये सरकारी सिस्टम। और दूसरा,
मुआवजे जैसी जो इनकी मांग है उसको कैसे बनाएंगे, और इसके साथ साथ आने वाले समय में इस क्षेत्र की स्थिति को बेहतर किया जा सके, इन दरारों का ट्रीटमेंट किया जा सके, या इन लोगों के लिए नया प्लान कुछ सिस्टम तैयार कर सके, ये देखना होगा। जी अमृता। बिल्कुल सर, सोनू, ये देखने वाली बात होगी आखिर सरकार किस तरह से राहत देती है, क्योंकि ग्रामीण पिछले काफी समय से शासन प्रशासन के चक्कर काट रहे हैं और ऐसे में सरकार के लिए भी कहीं ना कहीं एजेंसी एक सरदर्द बन गया है। क्या लगता है कब तक इन ग्रामीणों को राहत मिल सकती है, क्योंकि काफी लंबे समय से ये परेशान चल रहे हैं? देखिए, चूंकि इसमें कई लोग शामिल हैं, कई परिवार शामिल हैं, तो ऐसे में ये लोग तो उम्मीद चाह रहे हैं कि फौरी तौर पर इनको मुआवजा दे दिया जाए, और मुआवजा देने के बाद इस क्षेत्र में जो दरारें आ रही इनका पहले ट्रीटमेंट कर दिया जाए, और अगर जरूरत पड़ती है तो फिर इनके भी पुनर्विस्थापन की कार्रवाई को आगे बढ़ाया जाए, और अगर ये विस्थापित किए जा सकते हैं तो वो, और अगर अस्थायी तौर पर विस्थापित किया जा सकता है तो वो पहले दरारों पर लगातार मॉनिटरिंग करनी होगी। विशेषज्ञों को फिर इधर से इधर भी फोकस करना होगा इस क्षेत्र में, और उसके बाद जो आगे की स्थिति होगी उसके लिहाज से ही एक इसका प्रारूप तैयार करना होगा, और प्रारूप के अनुरूप ही फिर इस पर एक्शन लेना होगा। तो ये देखना होगा कि जो लोग नाराज हैं, अपनी मांग कर रहे हैं, इनकी मांगों को सरकारी मशीनरी, सरकारी सिस्टम किस तरह से मानता है, और क्या इस बीच का रास्ता निकालता है, और कैसे इन लोगों को फौरी तौर पर राहत दी जाती है, और ये लोग जो परेशान हो रहे हैं इनकी परेशानियों को कम किया जा सकता है। जी बिल्कुल सोनू, एक ये सवाल भी उठता है, जिस तरह से लगातार जो ग्रामीण हैं शासन प्रशासन के चक्कर काट रहे हैं, टूटे फूटे रास्ते से गुजर कर अपनी जान जोखिम में डालकर सड़क तक पहुंच रहे हैं, ऐसे में क्या लगता है क्या वजह जो सरकार इनकी सुध नहीं ले रही है? आखिर किस चीज का इंतजार कर रही है सरकार? देखिए, ये जो मामला है ये इसमें कई ऐसे पहलू हैं जो विशेषज्ञों की रिपोर्ट पर आधारित हैं, और ऐसे में जो अधिकारी हैं वो सभी तर्कों को, सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए आगे की कार्य योजना बना रहे हैं। दरारों का आकार बढ़ रहा था, लेकिन जो मुख्य जोशीमठ का क्षेत्र है वहां पर फिलहाल दरारों का आकार बढ़ना, अभी जो अधिकारियों के बयान आए हैं उससे ये लग रहा है कि अभी फिलहाल आकार नहीं बढ़ रहा। जो भूमि से भू जल का रिसाव हो रहा था उसमें भी कमी देखी गई है, लेकिन इस पूरी की पूरी व्यवस्था को कैसे मुकम्मल किया जाएगा, क्योंकि जो क्षेत्रीय लोग हैं वो विरोध कर रहे हैं, चाहे वो पीपल कोटी के हों या जोशीमठ के लोग हों, अब वो अपने तरीके से व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने की बात कर रहे हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं सिस्टम के लिए एक चुनौती बनी हुई है, क्योंकि अलग अलग इसमें विशेषज्ञ लगे और अलग अलग कमेटी गठित की गई है। इन सभी कमेटियों की रिपोर्ट और विशेषज्ञों की रिपोर्ट आने के बाद ही इसकी पूरी तरह से तस्वीर साफ हो पाएगी, और ये पूरा का पूरा खाका जो है इस क्षेत्र से जुड़ा हुआ या फिर अन्य क्षेत्रों का भी जो हमने अपडेट्स दरारों के अपने दर्शकों तक पहुंचाए हैं, हम टिहरी की बात करें, मसूरी की बात करें, अन्य क्षेत्रों में भी जो दरारें आई हैं, खास तौर से लोग परेशान होते हुए नजर आए हैं। तो इन व्यवस्थाओं को कैसे मुकम्मल किया जा सकेगा, इसका पूरा प्रारूप तैयार किया जाएगा। प्रारूप तैयार करने के बाद कैबिनेट में के सम्मुख इसको प्रस्तुत किया जाएगा, और कैबिनेट की मंजूरी के बाद ही फिर इसमें आगे की कार्यप्रणाली को अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। तो इसमें थोड़ा वक्त जरूर लगेगा, लेकिन ये देखना होगा कि फिलहाल जो अधिकारी इस कार्य को करने में जुटे हुए हैं वो कैसे संतुलन बना पाते हैं, ताकि लोग परेशान भी ना हो और व्यवस्थाओं को भी बेहतर किया जा सके। बिल्कुल सोनू, ये देखना दिलचस्प होगा कि आखिर जो लोग परेशान हो रहे हैं उनके बीच में किस तरह से जो अधिकारी हैं वो समन्वय बिठाते हैं, ताकि उन्हें किसी तरह की फिलहाल कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि रिपोर्ट आने के बाद ही आगे कोई फैसले सरकार ले सकती। बने रहिए सोनू, हमारे साथ आपसे और जानकारी हम लेंगे। तो बता दें, टिहरी में ऑल वेदर रोड निर्माण में लगी एजेंसी की जो लापरवाहियां हैं वो ग्रामीणों के लिए सरदर्द बन गई, इसके साथ ही जो शासन प्रशासन है उनके लिए भी सरदर्द बन गई। अब देखने वाली बात होगी कि आखिर जो वहां रह रहे ग्रामीण हैं उनको कब तक इससे राहत मिलती है। चलिए बात करते हैं अगली बड़ी खबर की, जो कि देहरादून से मिल रही है, जहां पर नए भू कानून में निवेश एक बड़ी चुनौती है। स्थानीय हितों के बीच संतुलन साधना एक चुनौती होगी। उपयोग न करने वाले निवेशक सरकार से राहत चाहते हैं। चलिए एक बार फिर रुक करते संवाददाता सोनू की। और सोनू, उपयोग न करने वाले निवेशक सरकार से राहत चाहते हैं। देखिए, ये नया जो भू कानून का प्रारूप तैयार किया गया है, इसमें जो कमेटी गठित की गई थी उस कमेटी की रिपोर्ट में भी फौरी तौर पर जो चीजें सामने आई है उसमें ये है कि कई जो निवेश करने वाले निवेशक हैं उनको जो भूमि दी गई थी वो उसका फॉर्मेट जो है वो चेंज करना चाहते हैं, और ऐसा भी फिलहाल कोई प्रोविजन है नहीं है। तो ऐसे में ये देखना होगा कि सरकार के लिए चुनौती बन रही है कि एक तरफ तो सरकार ये कोशिश करती है कि ज्यादा से ज्यादा निवेशक जो हैं वो उत्तराखंड में आए और उत्तराखंड की आर्थिकी और उत्तराखंड के विकास की कायाकल्प की जा सके, और ऐसे में दूसरी तरफ जो जिन
औद्योगिक इकाइयों को या कारोबार करने वाले लोगों को अलग अलग सेक्टर्स के भूमि का आवंटन किया गया है, उसका फॉर्मेट चेंज नहीं हो पा रहा है। तो निवेशक चाहते हैं कि उसका जो उपयोग है उसमें कुछ बदलाव किया जाए, बदलाव के प्रोविजन है नहीं है। तो अब ये देखना होगा कि ये जो नया भू कानून आया है, जो नया भू कानून ये बनाया जा रहा है, इसका जो स्वरूप है वो एक संतुलित बनाना होगा कमेटी को, और उसके बाद ताकि जो निवेशक हैं उनके लिहाज से होने वाले कार्य भी इसमें शामिल किए जा सके और तमाम पहलू को शामिल किया जा सके। तो ये कहा जा सकता है कि अब इसमें अगली जो बैठक होगी, उस बैठक में क्या निर्णय लिया जाएगा कि निवेशक आखिर कैसे संतुष्ट हो पाएंगे, सरकार की चुनौती को कैसे कम किया जाएगा, ये देखना होगा। बिल्कुल सोनम, देखने वाली बात होगी कि जो निवेशक है वो किस तरह से सरकार के लिए चुनौती होगी, और नए भू कानून को लेकर जिस तरह से कमेटी बनाई गई थी उससे लेकर भी इस बैठक में चर्चा की जाएगी। और नए भू कानून का मुख्य उद्देश्य होगा वो धर्म के नाम पर अवैध कब्जों को रोकना होगा। अब देखने वाली बात होगी इससे क्या कुछ फायदा देखने को मिलता है। चलिए बात करते हैं अगली बड़ी खबर की, जो कि देहरादून से, जहां हिमाचल कांस्टेबल भर्ती धांधली देखी गई है। उत्तराखंड से जुड़ रहे कांस्टेबल भर्ती के तार, सीबीआई का देहरादून और हरिद्वार में छापा मारा गया है। हिमाचल में 1334 कांस्टेबलों की भर्ती परीक्षा हुई थी। 27 मार्च को ऑनलाइन हुई थी कांस्टेबल भर्ती परीक्षा। परिणाम के बाद धांधली की बात सामने आई थी और अब सीबीआई का देहरादून और हरिद्वार में छापेमार कार्रवाई शुरू हुई। हिमाचल में 1334 कांस्टेबलों की भर्ती परीक्षा। चलिए एक बार फिर रुक करते संवाददाता सोनू की। और सोनू, हिमाचल कांस्टेबल भर्ती धांधली मामले में अब क्या कुछ नए खुलासे हुए हैं? देखिए, इस पूरे के पूरे मामले में उत्तराखंड में कई स्थानों पर सीबीआई ने रेड की है और सीबीआई की छापेमारी में कुछ अहम जानकारी सीबीआई के अधिकारियों को, कर्मचारियों को मिली है। अब ये देखना होगा कि मार्च में जो ये कांस्टेबल की भर्ती हुई थी और उसके बाद फिर अप्रैल में इसके परिणाम आए थे, और उसके बाद फिर इसमें एसआईटी गठित की गई। जब इसमें गड़बड़ झाला सामने आया तो उसके बाद जब एसआईटी गठित की गई तो सरकार बदली हिमाचल की, और सरकार बदलने के बाद फिर इसकी जांच जो है वो सीबीआई को दे दी गई। और सीबीआई ने जब अपनी जांच पड़ताल की तो सीबीआई को जो अहम सुराग मिले उसमें ये सामने आया कि इस गड़बड़ झाले के परीक्षा के जो कुछ तार हैं वो उत्तराखंड से जुड़े हुए, उत्तराखंड के कई स्थानों से जुड़े हुए हैं। और ऐसे में उत्तराखंड के कई स्थानों पर सीबीआई ने जांच पड़ताल की और कुछ अहम जानकारी जो है वो हासिल की है। अब चूंकि सीबीआई इसमें जांच पड़ताल कर रही है, तो अब ये देखना होगा कि सीबीआई की जांच पड़ताल में आखिर क्या क्या चीजें सामने आती हैं, क्या सीबीआई इसमें खुलासे करती है और कौन कौन सीबीआई की गिरफ्त में इस पूरे के पूरे मामले में सामने आएंगे। क्योंकि हाल ही में आपने देखा है अमृता, उत्तराखंड में कई स्तर की पेपर लीक प्रकरण सामने आए और उसमें कई स्तर की जांचें भी बैठाई गई, और उसके बाद अब हिमाचल के इस मामले में उत्तराखंड के कई स्थानों की कहीं ना कहीं तार जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो अब ये देखना होगा कि इस पूरे मामले का खुलासा सीबीआई आखिर कब तक और कैसे कर पाएगी। बिल्कुल सोनू, देखने वाली बात होगी सीबीआई आखिर इस मामले को लेकर कब तक और क्या कुछ खुलासे करता है। बहुत बहुत शुक्रिया सोनू तमाम जानकारी की। तो बता दें, स्थानीय सीबीआई ब्रांच की टीम को लेकर कुछ लोगों से पूछताछ की गई थी। अब देखने वाली बात होगी आगे क्या कुछ और तार खोलते हैं, क्या कुछ खुलासे और सामने आते हैं। फिलहाल मेरे साथ इस वक्त की बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए आदि टीवी। नमस्कार।